वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल स्कैनिंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल लीगल स्कैनिंग पे। तो अभी तक हमने बैंकिंग सेक्टर्स रिफॉर्म में अपनी पिछली वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था, करेक्ट। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन कौन से रिफॉर्मेशंस थे जो कि बैंकिंग सेक्टर्स में लाए गए, ठीक है। किसने लाया, किसके साथ मिलकर लाया, ठीक है। किसका सुपरवाइजरी पावर था, एक तरीके से कमिटी एक क्या की गई थी, एस्टैब्लिश की गई थी, किसके नाम पे की गई थी और क्यों की गई थी, इन सारी चीजों के बारे में हमने पिछली वीडियो में डील कर लिया है। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं और आपको ये कमिटीज के बारे में जानना है तो हमने पिछली वीडियो में नरसिम्हन कमेटी 1 के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर से जरूर आप पहले उस वीडियो को रेफर कर ले, सो दैट कि आपको ये एक तरीके से लिंक आप कर पाए कि नरसिम्हन कमेटी 1 में क्या हुआ था और फिर नरसिम्हन कमेटी 2 में क्या क्या हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी जो वीडियोस है पसंद आती होंगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें और जरूर से जरूर अपने फ्रेंड्स को भी बोले कि वो भी इन वीडियोस को जरूर से जरूर अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें, ठीक है। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो, जो कि हम बात करने वाले हैं नरसिम्हन कमेटी 2 के रिकमेंडेशंस और आखिरकार नरसिम्हन कमेटी 2 जो है वो क्यों एस्टैब्लिश किया गया, इनके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जैसे कि नरसिम्हन कमेटी 2 क्यों रिफॉर्म हुआ, मतलब क्यों एक तरीके से ये जो कमेटी थी वो क्यों आई। नरसिम्हन कमेटी 1 आ गई थी, उसमें रिकमेंडेशंस भी दे दिए गए थे, लेकिन जो इसके एक्शंस थे नरसिम्हन कमेटी 1 के जो रिकमेंडेशंस थे उस पे जो एक्शंस थे वो लिए गए कि नहीं लिए गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए, रिव्यू एक देने के लिए कि क्या हुआ नरसिम्हन कमेटी 1 के रिकमेंडेशंस पे इस कमेटी को बैठाया गया था, ठीक है। तो ये भी कमेटी जो नरसिम्हन थे, मैदा बोलो नरसिम्हन, उन्होंने ही ये भी फॉर्म किया था और इसमें भी इन्होंने अपने जो रिकमेंडेशंस थे बैंकिंग सेक्टर्स को स्ट्रेंथन करने के, बैंकिंग सेक्टर्स को अच्छे तरीके से वेल एस्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने रिकमेंडेशंस दिया था। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि नरसिम्हन कमेटी 2 में क्या क्या हुआ था। तो ये जो कमेटी है इसे हम कहते हैं बैंकिंग सेक्टर कमेटी भी कहते हैं, ठीक है। इसका मेन जो टास्क था वो ये था टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिफॉर्म्स, ठीक है। तो जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है, उन पे जो भी इम्प्लीमेंटेशंस हुए हैं उन पे रिव्यू देने के लिए, ठीक है, एंड टू सजेस्ट अ डिजाइन टू फॉर फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बैंक, और एक तरीके से एक डिजाइन देने के लिए, ठीक है, एक तरीके से एक बोल सकते हैं और भी फर्दर सजेशंस देने के लिए कि जो फर्दर जो बैंकिंग सेक्टर्स है उसको एक तरीके से स्ट्रेंथन करने के लिए और भी स्ट्रांग बनाने के लिए इस कमेटी ने इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस और भी दिए हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से उन मेजर रिकमेंडेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला था स्ट्रॉन्गर बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर बैंकिंग सिस्टम, एक तरीके से देख सकते हैं कि बैंकिंग सिस्टम के स्ट्रॉन्गनेस के बारे में बात करें, कैसे उसे स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। एक तरीके से अब क्या है, धीरे धीरे आ गई है बैंक्स, ठीक है, अपने लाइन पे आ गई है, लेकिन उसको और भी स्ट्रेंथन और भी स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, ये उसके लिए इन्होंने यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने बात की है मर्जर ऑफ मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में, ठीक। टू बूस्ट इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल ट्रेड को बूस्ट करने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस अपने अच्छे करने के लिए, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम ये कर सकते हैं कि मेजर जो पब्लिक सेक्टर्स बैंक है उनको मर्ज कर सकते हैं। तो आप मर्जर का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे समझ लीजिए, और अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। तो जैसे मान लीजिए कि एक ए बैंक है, ठीक है, वो बी बैंक के साथ, जो बी बैंक है बेसिकली वो ए बैंक के साथ मिल जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये अलग बैंक है, ये क्या है, ये अलग बैंक है, तो ये पूरा प्रॉपर एक बैंक देगा, ठीक है। तो वो कौन सा बैंक देगा, वो ए बैंक ही देगा, क्योंकि यहाँ पे जो ए बैंक है ना वो एक तरीके से क्या है, आपका स्ट्रॉन्गर बैंक है, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्गर बैंक्स होते हैं यहाँ पे मर्जर में यही होता है, जो वीकर बैंक्स होते हैं उनको मर्ज कर दिया जाता है स्ट्रॉन्गर बैंक्स के साथ, सो दैट जो वीकर बैंक्स है ना वो जब एक तरीके से उनका फंक्शनिंग स्टॉप हो गया, वो नहीं कुछ कर पा रहे, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, ग्रोथ नहीं हो पा रहे, तो वो क्या करते हैं, वो जो स्ट्रॉन्गर बैंक्स होते हैं उनके साथ मर्ज हो जाते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, आपने सुना होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लिख देते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर हम देखें देना बैंक है ना, सुना होगा आपने, तो
देना बैंक क्या हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज हो गया। तो यहाँ पे क्या बैंक हमें देखने को मिला, तो यहाँ पे हमें देखने को मिला बैंक ऑफ बड़ौदा ही, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रॉन्गर बैंक है उसके साथ वीकर बैंक मिल जाती है, और उसके बाद वो जो स्ट्रॉन्गर बैंक होती है उसी की आइडेंटिटी रहती है, ठीक है। तो ये होता है मर्जर। इसको हम और भी डिटेल में, एक चैप्टर है हमारा जहाँ पे सस्पेंशन, मर्जर, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है, तो हम वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई होप कि इस एग्जाम्पल के साथ आपको मर्जर के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो however the committee want again the merger स्ट्रॉन्गर बैंक्स विद वीकर बैंक्स, लेकिन इन्होंने ये मना किया कि आप जो स्ट्रॉन्गर बैंक्स होंगे उनको वीकर बैंक्स के साथ मर्ज नहीं करिए, ठीक है। जो मेजर बैंक्स है उन्हीं को मर्ज करिए, सो दैट कि वो दोनों बैंक्स जो है वो मर्ज हो जाएंगी, तो एक तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंक बनेंगी, और जिससे कि उनको इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारी चीजें करने में उनको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। आती है दूसरे पे, दैट इज नैरो बैंकिंग। नैरो बैंकिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है वो अभी देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ जो पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स थे, ठीक है, उस टाइम में एनपीए की ये जो प्रॉब्लम थे उससे जूझ रहे थे, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब कि यहाँ पे एक पर्सन जो होता है वो क्या करता है, बैंक से ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन ले लेता है, लेकिन बैंक को वो वापस नहीं देता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए विजय माल्या, बिगेस्ट एग्जाम्पल, नीरव मोदी, ये लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इन्होंने बिलियंस या मिलियंस में इन्होंने बैंक से लोन लिया था, ठीक है, मिलियंस में, और उसके बाद इन्होंने उसको नहीं चुकाया, ठीक। तो बेसिकली क्रोर्स में इन्होंने, इंडिया में अगर आप देखेंगे तो क्रोर्स में इन्होंने बैंक से पैसे लिए थे, लेकिन इन्होंने बैंक को नहीं वापस किया, और ये चले गए, फरार हो गए, मतलब दूसरे कंट्री में चले गए। तो यहाँ पे नैरो बैंकिंग एक तरीके से इसका सिस्टम लाया गया, जिसमें कि जो एनपीए से जूझ रही थी बैंक्स, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, ठीक है, कि वो प्रॉपर फिर से दोबारा अपने ट्रैक पे आ जाए, ग्रोथ उनकी हो, उसको नजर में रखते हुए इन्होंने, कमिटी ने रिकमेंड किया कि नैरो बैंकिंग का एक कॉन्सेप्ट लाते हैं, जिसमें कि जो बैंक्स हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि वो अपने फंड्स जो है शॉर्ट टर्म एंड रिस्क फ्री एसेट्स जो है उसमें डाले, ठीक है। शॉर्ट टर्म और रिस्क फ्री एसेट्स जो है उसमें अपनी जो फंड्स हैं बैंक के पास जो है, ठीक है, उसमें डाल सके, सो दैट कि फर्दर जो एनपीएस हैं वो बैंक्स में ना हो पाए, ठीक। तो इस वजह से नैरो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट जो है इसमें लाया गया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, रिफॉर्म इन द रोल ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के अंदर भी रिफॉर्म करने के लिए इन्होंने सजेशंस दिए थे, रिकमेंडेशंस दिए थे। क्या दिए थे कि भाई देखिए, जो आरबीआई है एक तरीके से क्या है, वो रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। तो आरबीआई क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है, तो ये एक तरीके से बैंक्स में अपना ओनरशिप नहीं दिखा सकती, ठीक है, कि मेरा इस बैंक पे ओनरशिप है, नहीं। आप रेगुलेटरी बॉडी है तो आप सारी बैंक्स को क्या करेंगे, रेगुलेट ही करेंगे, वहां पे अपना किसी पर्टिकुलर बैंक में ओनरशिप नहीं दिखाएंगे। तो इन्होंने इसके लिए भी क्या किया था, ये रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है। फोर्थ क्या कह रहा है, गवर्नमेंट ओनरशिप, ठीक है। गवर्नमेंट ओनरशिप के भी बारे में यहाँ पे बोला गया कि गवर्नमेंट ओनरशिप बैंक शुड बी रिव्यू, ठीक है, एंड एज इट हैम्पर्स द ऑटोनॉमी ऑफ द बैंक रिजल्टिंग इन मिसमैनेजमेंट। क्योंकि जब गवर्नमेंट ही अगर मान लीजिए किसी बैंक में ओनरशिप ले लेगी तो वहां मिसमैनेजमेंट तो होगा ही, क्योंकि बैंक्स जो है वो डरते रहेंगे कि अरे भाई कुछ हमारे ऊपर कर ना दे, हमारे ऊपर एक्शंस ना ले, बैंक बंद ना करवा दे, इन सारी चीजों के वजह से, ठीक है, वो क्या करेंगी, वो जो एक तरीके से जो फंक्शनिंग होगा वो मिसमैनेजमेंट होगा, ठीक है, करप्शन हो सकता है, कई सारी चीजें जो है वो बैंक में हो सकती है। तो वहां पे उसको भी रिव्यू करने के लिए यहाँ पे सजेशन दिया गया कि आप उसको देखिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या है। पांचवा बात करें एनपीएस के बारे में, ठीक। तो एनपीए जो इस कमिटी ने इसमें रिकमेंड किया कि आप बैंक्स को बोला कि रिड्यूस करिए आप अपना एनपीए टू 3% बाय 2002, ठीक है। 3% आप अपना जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, उसे 3% कम करिए 2002 में, ठीक है। It also recommended the formation of asset reconstruction funds और asset reconstruction companies। asset reconstruction companies मैंने बताया था आपको पिछली ही वीडियो में, तो वहां पे जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। The recommendations led to the introduction of the securitization and reconstruction of financial assets and information of security interest act 2002, ठीक है। तो इन सारी चीजों की वजह से रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है उसको एक तरीके से
फॉर्म में लाने के लिए इन्होंने क्या किया, रिकमेंडेशन दिया कि इंट्रोड्यूस करा जाए। और उसके बाद ये इंट्रोड्यूस किया गया सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट जो है 2002, इसको लाया गया। ठीक है, ये जो एक्ट है इसको लाया गया इनके इस रिकमेंडेशन के बाद। ठीक है, अब आते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इट इज प्रपोज दैट द गवर्नमेंट शुड रेज द कैपिटल ऑफ एडिक्वेसी रेशियो नॉर्म्स। ठीक है, तो एडिक्वेसी रेशियो नॉर्म्स क्या होता है, देखिए एक तरीके से इसमें हम देखेंगे कि जो बैंक्स होती है ना, वो एक अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या करती हैं, अपने ही पास रखती हैं। ठीक है, क्यों रखती हैं, सो दैट कि मान लीजिए इन फ्यूचर उनको कोई भी लॉस इनकर्ड करना पड़ा, ठीक है, या फिर इन फ्यूचर इंसॉल्वेंसी हो गई, तो वो जो उन्होंने अमाउंट ऑफ जो कैपिटल रखा होगा, ठीक है, तो वो उनके उस टाइम के लिए काम आएगा। तो उन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट शुड रेज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नॉर्म्स। ठीक है, 7 कह रहा है फॉरेन बैंक्स। ठीक, अब फॉरेन बैंक्स के बारे में यहाँ पे बोल रहा है कि इट प्रपोज द रेज द मिनिमम स्टार्टअप कैपिटल टू $25 मिलियन फॉर द फॉरेन बैंक्स फ्रॉम $10 मिलियन। तो फॉरेन बैंक्स के लिए $10 मिलियन से बढ़ाकर जो मिनिमम स्टार्टअप कैपिटल था उसे $25 मिलियन जो था वो बना दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ हमारे मेजर रिकमेंडेशंस थे नरसिम्हन कमिटी 2 के। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, नरसिम्हन कमेटी 1, नरसिम्हन कमेटी 2, और उसके बाद फिर यही हुआ कि उस जो इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे उसके एक्शन लिए गए नहीं लिए गए। ठीक है, फिर उसके बाद आरबीआई ने भी एक क्या किया, सुपरवाइजरी सिस्टम एक तरीके से उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि ये जो सुपरवाइजरी जो डिपार्टमेंट होगा या सुपरवाइजरी ये जो सिस्टम था, ये क्या करेंगी, ये एक तरीके से बैंक्स के ऊपर क्या करेंगी, देखेंगी, सुपरवाइज करेंगी। ठीक है, उनको, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। ठीक है, ऐसा सीआरआर जो था उसमें भी रिडक्शन देखने को हमें मिला, मैंने पहले ही बता दिया था आपको इसके बारे में, वहां पे रिकमेंडेशन दिया गया था। उसके बाद इसमें एक्शंस जो उनके थे ये बाद में आए कि उसको रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, और कई सारी एक्शंस जो थे इम्प्लीमेंट करे गए इन कमिटीज के बाद। ठीक है, तो ये कुछ मेजर रिकमेंडेशंस थे हमारे नरसिम्हन कमिटी 2 के। ठीक है, तो नरसिम्हन कमिटी 2 और 1 हमने कर लिया है कंप्लीट, और यहाँ पे हमारा खत्म होता है रिफॉर्मेशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर्स। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड आई होप कि आपको वीडियोस जो हैं वो पसंद आती होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। और अगर अच्छी लगती हैं और अगर आपको और भी ज़्यादा आपको जानना है, समझना है, तो ज़रूर से ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे जो वीडियोस आती रहेंगी उसकी रिकमेंडेशन नोटिफिकेशंस जो है वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।